आज देखते हैं हम बिहार की प्रमुख फसलें। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है चावल है। चावल बिहार की सर्व प्रमुख फसल है और कुल अनाज क्षेत्र में से 45% भू क्षेत्र पर केवल चावल की ही खेती की जाती है। चावल की खेती के लिए जो अच्छी कंडीशन यानी आदर्श कंडीशन क्या है? उच्च तापमान होना चाहिए, उर्वर मिट्टी होनी चाहिए, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। इट मीन्स बारिश के दिन में होगा, खरीफ फसल है ये। जलवायुगत विभिन्नताओं और विषमताओं की पृष्ठभूमि वाले बिहार के रूप में से खरीफ अगहनी फसल के रूप में यद्यपि धान की खेती की जाती है, लेकिन भदई और गर्मा फसलों के रूप में भी इनकी खेती की जाती है। इट मीन्स कि खरीफ और अगहन में तो किया जाता है जलवायु की विभिन्नता और विषमता को बैकग्राउंड के रूप में लेके, लेकिन इसकी खेती भदई और गर्मा फसलों के रूप में भी की जाती है। 2011-12 में कुल कितना हुआ था प्रोडक्शन? इतना प्रोडक्शन हुआ था, इतना हेक्टेयर क्षेत्र पर धान की खेती की गई थी, यानी 45.8% क्षेत्रफल पर चावल की खेती की गई थी। अब देखते हैं कि बिहार में चावल उत्पादन में सर्वोच्च जिला कौन सा है। तो भोजपुर है, बांका है, कैमूर है, अरवल और बक्सर है। और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से 11 में चावल की सर्वोच्च उत्पादकता भोजपुर जिले में थी, 2034 kg पर हेक्टेयर। ये दूसरी सर्व प्रमुख फसल है। अगर आता है मुख्य फसल सबसे ज़्यादा तो चावल, सेकंड पे है गेहूँ। अब देख लेते हैं, आज मेनली बिहार की कृषि देखेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड है मक्का। और देख लेते हैं गेहूँ की खेती से संबंध क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के 5 जिले अग्रणी हैं: रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। और दूसरी ओर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नीचे पैदान वाले जिले हैं जमुई, अरवल, मुंगेर, शिवहर और किशनगंज। अब देखते हैं मक्का। मक्का बिहार की तीसरी प्रमुख फसल है, जिसकी खेती बिहार की सभी तीन फसल फार्मूला है अपना, गर्मा फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, ये तीनों के दौरान ही व्यापक रूप में बोई जाती है। इट मीन्स ऐसी कौन सी बिहार की फसल है जो गर्मा, खरीफ और रबी तीनों के दौरान व्यापक स्तर पर रोपी जाती है? तो कौन है? मक्का है। और आप लोग इथेनॉल सुने ही होंगे कि इथेनॉल में बनाने के लिए मक्का का यूज होता है। और पिछले साल का करेंट अफेयर्स है कि अपना बिहार का मक्का तमिलनाडु के मक्का से बहुत उच्च क्वालिटी का है और यूएसए की मक्का से भी उच्च क्वालिटी का है। तो इट मीन्स कि इसका प्रोडक्शन अब बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इथेनॉल बनाने में मक्के का यूज किया जाता है। और मक्के की खेती के लिए हल्की और चिकनी मिट्टी आवश्यक होती है। राज्य में बलसुंदरी मिट्टी इसकी खेती के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार। और सबसे नीचे में जहानाबाद, अरवल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर। और सर्वोच्च उत्पादकता की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला है? तो अररिया है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ये तो है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बोया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये है प्रोडक्शन की दृष्टि से। प्रोडक्शन की दृष्टि से बिहार का पहला जिला अररिया है, जहाँ 2010 से 11 में 5354 kg पर हेक्टेयर खेती की गई थी। दलहन देख लेते हैं। दलहन दालों में चना, अरहर, मूंग, खेसारी, मसूर, उड़द, कुर्थी, सोयाबीन, ये सारे दालें उपयोग की जाती है। और कुछ लोग सोचेंगे सोयाबीन वो सब्जी गोल वाला, तो हाँ वही गोल वाला, क्योंकि उसका सोयाबीन का अलग से चना की तरह प्लांट होता है,
फिर उसका ऑयल निकालने के बाद, उसका दाल हटाने के बाद, जो जैसे सरसों का तेल निकालने के बाद खली निकलता है तो हमारे यहाँ पशुएं खाते हैं, गाय भैंस, वैसे ही इसके निकालने के बाद सोयाबीन निकलता है जिसको हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन होता है, इसमें बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए हम उस सोयाबीन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ये है दलहन की फसलें। अब देख लेते हैं उत्पादक कौन कौन से जिले हैं। चावल, उत्पादकता और उत्पादन दोनों में रोहतास 2009-11, 2010-11। एक बार हम क्या पढ़े थे 10-11 में इस साइड कि भोजपुर भी था, इसलिए यहाँ भोजपुर का नाम है, बट रोहतासी मेनली है। गेहूँ उत्पादन और उत्पादकता में रोहतास, उत्पादकता में खगड़िया, रोहतास, गोपालगंज। मक्का उत्पादन और उत्पादकता खगड़िया। हम क्या पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन अररिया में, सर्वोच्च ज़्यादा 2010-11 में, तो अररिया। दलहन में पटना, उत्पादन पटना, फिर भोजपुर, उत्पादकता में उसके बाद गोपालगंज। अब मोटे अनाज में देख लेते हैं। मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं? जौ, बाजरा, रागी, जिसको हम मड़ुआ कहते हैं, जो हमारे यहाँ जिउतिया त्यौहार होता है जिसमें माँ अपने बच्चों के लिए त्यौहार करती हैं। उस दिन उन्हें त्यौहार से एक दिन पहले खाया जाता है मड़ुआ का रोटी या पराठा टाइप, एंड वो जो हमारे यहाँ झिंगी, कुछ लोग सितपुतिया बोलते हैं, उसका भुजिया खाया जाता है। तो इसकी खेती की जाती है, मोटे अनाज में आते हैं जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ। अब देख लेते हैं 2011-12 के दौरान राज्य में कुल मोटे अनाज का उत्पादन इतना हुआ। यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हर तरह की कृषि हो रही है। अब देख लेते हैं, ये देखिए ज्वार बाजरा क्या है, ये कब रोपी जाती है? ये कम वर्षा और उष्ण जलवायु वाले प्रदेश में बोई जाती है। जौ एक रबी फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर के दौरान की जाती है। जौ के उत्पादक जिलों में कौन कौन है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, गया और रोहतास। ये इधर थोड़ा कम ही मिलता है, और अदर साइड जो बिहार के लोग हैं तो उस त्यौहार में इसको ही खाया जाता है, तो थोड़ा सा ख़रीदने का बहुत पैसा लगता है इसको लेने में। ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, गरीब मड़ुआ देखिए, रागी, गरीबों के अन्न के रूप में प्रसिद्ध रागी का बिहार में लोकप्रिय नाम मड़ुआ है। कम समय कम लागत में इसकी खेती की जाती है। मड़ुआ की अग्रणी उत्पादक बिहार के प्रमुख उत्पादक जिलों में दरभंगा, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। अब कोदे सावा क्या है? कोदे सावा भी बिहार में सीमित मात्रा में की जाती है। ये भी मोटे अनाज होता है। विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं, अरहर, चना, ये सारा कुछ, इतना हम अभी डिटेल्स में नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ सब्जी भी होता है, आप देखिए सब्जी भी होता है, तिल वगैरह। तिल का धार्मिक और पवित्र अन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पूजा सामग्री, तिलांजलि वगैरह में तिल, जिसका तिलकुट बनता है। प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, यानी सब सब्जी ही हो रहा है। राज्य में फलों की खेती भी होती है। ये देखिए राज्य में फलों की खेती। बिहार में खाद्यान्नों और सब्जियों के अलावा कृषि उत्पादन का तीसरा प्रमुख घटक फल है। आम, अमरूद, लीची, केला। लीची को तो जीआई टैग भी मिला है, मुजफ्फरपुर वाले लीची को। ये देखिए फूलों की भी खेती है। देखिए फूल में गुलाब, गेंदा, बेला, ट्यूबरोज यानी गुलदाउदी। ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं पटना, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर।
गुलाब की भी खेती होती है। गेंदा तो बिहार का प्रमुख राजकीय फूल है। नकदी और व्यवसायी फसलें भी होते हैं। जूट भी होता है, मेस्ता भी होता है। मेस्ता क्या है? तो बिहार में उपजाई जाने वाली रेशेदार फसलों में मेस्ता का स्थान दूसरा है। रेशेदार फसलें भी होती हैं। गन्ना या ईख भी यहाँ होता है। मखाना, तंबाकू भी होता है। बिहार, अब देख लेते हैं बिहार की सिंचाई व्यवस्था। कृषि कार्य के लिए समुचित सिंचाई व्यवस्था का महत्व सर्वज्ञात है, लेकिन बिहार में अद्यप्रयत्न सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा ऐसे सपोज ये बिहार, यहाँ झारखंड, यहाँ तक, ये जब अलग होता है 2000 में, 15 नवंबर 2000, तो ये सारा पहाड़ है। ये सारा, इसका टोटल हिस्सा ये 4 पहाड़ों से बना है। इसका एक हिस्सा जो यहाँ गया, औरंगाबाद, यहाँ कुछ पहाड़ है, अपना सासाराम, कैमूर, तो ये तो रहने के लिए इसका थोड़ा सा ये हो गया, इसको हम तोड़ ताड़ दिए। अब उतना ज़्यादा ये नहीं रह गया है, बस 3 रह गया, ये झारखंड वाला और इधर। ये जब हम झारखंड PCS का इंट्रोडक्शन देंगे और उसका ज्योग्राफी देखेंगे तो वहाँ इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये अलग हुआ तो सारा खनिज वाला चीज़ इसके यहाँ चला गया, सारा पहाड़ वगैरह सब कुछ, कोयला, तो बच क्या गया हमारे पास? चूना पत्थर वगैरह छोटा थोड़ा बहुत जो इससे सटे हुए जिला हैं, बाकी इधर नदी ही है, इधर नदी, इधर नदी, इधर नदी। तो हमारे यहाँ क्या संभावना बचा है? सिर्फ कृषि करने का बचा ना। तो अब कृषि जब करना है, यही एकमात्र हमारे पास सहारा है, तो इसके लिए भी सिंचाई व्यवस्था अच्छा नहीं रहेगा तो क्या अच्छा रहेगा? 50% लोग मानसून पर ही निर्भर रहते हैं और इस साल तो हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, कंडीशन बहुत ख़राब है। तो नीतीश जी हेलीकॉप्टर दौरा कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि सबको हम जल देंगे, सबके यहाँ जल पहुँचाया जाएगा। ये देखिए, बिहार के प्रमुख निम्नलिखित 4 प्रमुख साधन हैं सिंचाई करने के: नहरें, नलकूप, कुआं और तालाब। राज्य की कुल सिंचित भूमि का आसनतः 24% से अधिक भूमि में सिंचाई का कार्य नहरों के जरिए किया जाता है, जबकि नलकूपों में 55.4% भूमि की सिंचाई की जाती है। अब देख लेते हैं कहाँ किसका उपयोग है। नलकूप। बिहार में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन नलकूप है। सामान्यतः नलकूपों की गहराई 10 से 100 मीटर तक होती है और भूजल की प्रचुरता के अनुरूप यह गहराई अधिक हो सकती है। यानी जो भूमि जल का प्रचुरता है, उसका रिचनेस है, उसके अनुरूप यह गहराई अधिक हो सकती है, 10 से 100 सेंटीमीटर नलकूपों के लिए। जैसे बोरिंग हम लोग सुने हैं, पंप सेट या मोटर, ये सारा चीज़ आप लोग सुने ही होंगे। मैं तो देखी भी हूँ, एक्चुअली मैं किसान की ही बेटी हूँ, तो मुझे सब पता है कैसे यूज होता है, क्या होता है। अब बिहार में बीते दशकों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, ये सब जगह क्या है? बोरिंग प्रणाली या नलकूप प्रणाली। हम लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा मस्ती करने के लिए नहाए भी हैं, बहुत अच्छा होता है ये। लेकिन इससे क्या हो रहा है? अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कमज़ोर हो रहा है। नलकूपों के जरिए सिंचाई का शुभारंभ स्वतंत्रता से 1944-45 के समय डिहरी सासाराम में किया गया। यही सासाराम डिस्ट्रिक्ट जहां मैं रहती हूं, और इसका समूचा बिहार में तेज़ी से प्रसार हुआ। दक्षिण बिहार में नालंदा, रोहतास, कैमूर, पटना, गया, मुंगेर, भोजपुर जिलों में नलकूपों से सिंचाई अत्यंत लोकप्रिय हो गया। अब देखिए, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये वैसे ज़िले हैं जहां नलकूपों की सहायता से अत्यंत व्यापक स्तर पर सिंचाई की जाती है। यहाँ पे तो की ही जाती है, और इनका अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश होता है, यहाँ तो बाढ़ भी आ जाता है। इनके यहाँ बहुत नदी है।
अब ये देखते हैं नहरें। नहर में भी नित्यवाही या सदावाही नहरें, कुछ नहरें जो इसमें 12 मास पानी उपलब्ध रहता है और कुछ जिसमें मौसमी नहरें होती हैं और इसमें कृत्रिम जलाशय भी शामिल है। देखते हैं कौन कौन सी नहरें हैं। प्रमुख नहरें बिहार की पूर्वी सोन नहर सोन नदी पे बनी है। ये इससे कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं, तो पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद। अभी समझ लेते हैं। मैं क्या बोली, ये बिहार ठीक इधर से आ रहा है अमरकंटक की पहाड़ी, एमपी से सोन नदी। जब सोन नदी आ रहा है तो एक हिस्सा पश्चिमी, एक हिस्सा पूर्वी। तो सबको मालूम है यहाँ कैमूर है, रोहतास है, भोजपुर है, पटना है, यहाँ औरंगाबाद, गया, नवादा वगैरह। तो पूर्वी सोन नहर को किसको फ़ायदा मिलेगा? पटना, गया, भोजपुर को ही, क्योंकि पश्चिमी में तो सासाराम है। अब पश्चिमी सोन नहर में कौन है? तो भोजपुर भी है थोड़ा बहुत, रोहतास और बक्सर है। अब त्रिवेणी नहर है एक। त्रिवेणी नहर किस पे बनी है? त्रिवेणी नहर बनी है गंडक नदी पे। पूर्वी और पश्चिम चंपारण दोनों को फ़ायदा होता है। त्रिवेणी नदी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है 63rd बीपीएससी का। कमला नहर कमला नदी पे बना है। दरभंगा और मधुबनी फ़ायदा उठाते हैं। पूर्वी कोसी नहर एक पश्चिमी, जैसे कोसी आती है ना ऊपर से, तो इधर वाला हो जाता है पश्चिमी, इधर वाला हो जाता है पूर्वी। तो पूर्वी कोसी नहर में पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, और पश्चिमी में ये भी कोसी नदी पे ही बनेगा, बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी। तिरहुत नहर किस पे बनी है? तो गंडक नदी पे। तेऊर नहर गंडक नदी पे। सकरी नदी पे बनी हुई है। इसमें लखीसराय, मुंगेर, गया एवं पटना, यानी ये तो हमें याद ही रहता है, बट सकरी नहर सकरी नदी पे बनी है। और तेऊर नहर तिरहुत भी पूछ चुका है, तेऊर नहर गंडक नदी पे है। अब बदुआ जलाशय क्या है? इसकी स्थापना 1965 में बदुआ नदी पर हुई और यह भागलपुर में है। चांदन जलाशय कहाँ है? अब देख रहे हैं ना आप लोग, जलाशय और तालाब को लेके जितने भी पुराने तालाब हैं उसको लेके मोदी जी का प्रोजेक्ट है कि सबको नया किया जाए, सब तालाब में पानी हो। अब चंदन जलाशय मीन्स तालाब जहाँ पे जल रहता हो, आशय मीन्स घर जहाँ जल रखा जाता है। इसकी स्थापना 1972 में चांदन नदी पर हुई, ये भी भागलपुर में है। यानी बदुआ और चांदन कहाँ है? भागलपुर में। कुआं वगैरह भी लोकप्रिय है। अब तो कुआं मेरे यहाँ उतना देखने को नहीं मिलता है, सब सूख गया है, बट कहीं कहीं है। कुआं वगैरह बहुत ही लोकप्रिय होता था। द्वितीय ऐसे क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता भी प्रचुर होती है, यानी जहाँ पे मृदा की कोमलता के कारण कुआं खोद लेना सहज और कम व्यवसाध्य रहा है। कुआं वगैरह से भी यूज किया जाता था। सर्वाधिक कुएं का यूज कौन करता है? सारण, सिवान और गोपालगंज। तालाब प्राचीन काल से ही पोखर को खोदकर यह तालाब कृत्रिम तालाब जिसमें पानी एकत्रित किया जाता था। उत्तर बिहार के मैदान में जलाशय द्वारा संचित जिलों में गोपालगंज का नाम विशेष है। यानी तालाब में मोस्टली कौन सा जिला है? गोपालगंज। बिहार की सिंचाई के साधन क्या है? तो पैन है, आहर है, चौर है। ये सब मैंने इधर नहीं देखा है, लेकिन हाँ ये होता है और मैंने 1-2 बार देखा था जब मैं 8-9 क्लास में थी तब। अब तो मुझे देखने को ही नहीं मिलता, मुझे सिर्फ मोटर और पंपी सेट ही दिखता है। अब तो पंपी सेट भी बंद हो रहा है, मोटर ही दिखता है। अब तो हर जगह लाइन है, तो लाइन से मोटर का पानी यूज करते हैं लोग। ये होता होगा उत्तरी बिहार के साइड। बिहार की कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी। बहुउद्देशीय मीन्स क्या होता है? ऐसी परियोजना, बहु मीन्स मल्टीपर्पस, जिसका उद्देश्य 5-6 चीज़ में हो जाए। जैसे
ऐसी परियोजना का उद्देश्य जैसे नदी पर डैम बना दिए, उससे जल विद्युत का भी उत्पादन कर रहे हैं, नहर निकाल के सिंचाई भी कर रहे हैं, परिवहन की सुविधा भी बना दे रहे हैं, बाढ़ नियंत्रण कर ले रहे हैं, मत्स्य पालन, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, पशुपालन भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन केंद्र भी कर रहे हैं। यानी ये सारा कुछ, ये जितना अभी हमने देखा, ये सब क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिससे एक साथ अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। तो ये भी है अपने बिहार में। देखते हैं भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में कौन सा आया? डीवीसी, जो अभी झारखंड में काम करता है। दामोदर नदी, दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई, संसदीय अधिनियम यानी पार्लियामेंट्री एक्ट के जरिए तत्कालीन बिहार में की गई। तत्कालीन, क्योंकि अब ये पूरी तरह से बिहार में नहीं। इसकी स्थापना अमेरिका के टेनेसी घाटी निगम यानी टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के तर्ज पर की गई। 2000 में बिहार विभाजन जब हुआ तो दामोदर नदी घाटी जो निगम है, ये नए राज्य झारखंड की सीमा में चला गया। और इस समय राज्य की शेष बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है? कोसी है, गंडक है और सोन है। कोसी का देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शाम हो रहा है ना धीरे धीरे, तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा। कोसी का आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हनुमान नगर अवरोध बांध और जलाशय का निर्माण, यह कहाँ है? नेपाल में है। इसकी क्षमता कितनी है? इस जलाशय की क्षमता 3.1 लाख हेक्टेयर मीटर है। ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारा कमेंट देखती हूँ आप लोग का। और बिहार में अगर बीपीएससी जो दे रहे हैं, उसके बाद है कृषि प्रमुख सामग्री, ये भी हम देखेंगे। अगर किसी को भी कुछ नीड हो कि हाँ हमें ये कंप्लीट कराना चाहिए, एक्चुअली ये मैं 10 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाली हूँ सारा इम्पोर्टेंट चीज़। तब तक यहाँ देखते भी रहिए। और हम जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको भी करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। गंडक परियोजना नदी घाटी, ये बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। अब गंडक समझ के ये नहीं सोचिएगा कि ये तो बिहार में है तो बिहार की ही है। तो इस परियोजना के जरिए उत्तर पश्चिमी बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल का तराई क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। वहीं नेपाल भी सहयोग किया है इसमें भारत सरकार की सहायता से। तो जिसको जो सजेस्ट करना हो कि ये बनाइए या ये वीडियो बनाइए, तो वो मैं बनाऊंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, लाइक।